हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली एक वीडियोस बनाई थी ज्योग्राफी की, यानी कि महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित वीडियोस बनाई थी। महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, किसके अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार। उस वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम थी, यानी कि वॉइस बहुत स्लो थी, अतः हम इसीलिए उस वीडियो को पुनः बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, जैसा कि हमने वो वीडियो थोड़ी लैंग्दी भी हो गई, एक्चुअली वो हमने ऑलरेडी ये चीज़ बनाया नहीं था मैप, अब हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। ये वीडियो बहुत कम समय की होगी और बहुत गागर में सागर सिद्ध होगी। दोस्तों महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। हजारों करोड़ों वर्ष पहले ओनली हमारी पृथ्वी पर ओनली एक कंटिनेंट था, यानी कि एक महाद्वीप था। देयर आर ओनली वन कंटिनेंट इन आवर वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर ओनली एक कंटिनेंट था, यानी कि एक महाद्वीप था। महाद्वीप को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं कंटिनेंट। कंटिनेंट एक महाद्वीप था, उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। और एक महासागर था, उस महासागर का नाम था पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर। हुआ क्या, जो महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वैगनर ने भूवेत्ता ने एक सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम हमारे वर्ल्ड में, संसार में, हमारी पृथ्वी पर ओनली एक महाद्वीप था, यानी कि एक कंटिनेंट था, ओनली पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप में 3 बल लगे दोस्तों। पेंजिया महाद्वीप में कितने फोर्स लगे? 3 बल लगे, ज्वारीय बल, उत्प्लावन बल एंड ग्रेविटी फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, पेंजिया महाद्वीप में 3 फोर्स लगे, ज्वारीय बल, उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटी फोर्स। 3 बल लगने के कारण पेंजिया महाद्वीप ऊपर की ओर मूव किया, यानी कि पेंजिया महाद्वीप ऊपर की ओर खिसक गया। हुआ क्या, पेंजिया महाद्वीप के 2 टुकड़े हो गए, यानी कि पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में डिवाइड हो गया। तब इसका नाम कहलाया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। जी हाँ दोस्तों, अंगारा स्थल और दूसरा गोंडवाना स्थल। पेंजिया महाद्वीप में 3 फोर्स लगे, उत्प्लावन बल, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इन 3 बल लगने के कारण, 3 फोर्स लगने के कारण पेंजिया महाद्वीप ऊपर की ओर मूव किया दोस्तों। हुआ क्या, ये बीच में से ये टूट गया, यानी कि आधा भाग टूट गया, आधा उत्तर में पहुंच गया, आधा साउथ में पहुंच गया। हुआ क्या, अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार ऊपर वाले भाग को नाम दिया गया अंगारा स्थल या अंगारा लैंड। सेकेंड, दक्षिण वाले भाग को नाम दिया गया गोंडवाना स्थल या गोंडवाना लैंड इन इंग्लिश। हुआ क्या दोस्तों, कई हजारों करोड़ों वर्ष बाद फिर इसके बाद में फिर से तो पेंजिया महाद्वीप से 2 स्थलों का निर्माण हुआ, 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, 2 कंटिनेंट का निर्माण हुआ। अंगारा स्थल, गोंडवाना स्थल। जी हाँ दोस्तों, अंगारा स्थल उत्तर वाला भाग, गोंडवाना स्थल नीचे वाला भाग। और पेंजिया महाद्वीप के सराउंडिंग चारों ओर वाटर था, उस वाटर को अल्फ्रेड वैगनर ने नाम दिया दोस्तों पैंथालासा सागर। पैंथालासा सागर, पैंथालासा सागर। अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया महाद्वीप के सराउंडिंग जो वाटर था, अधिकतर ऊपर वाले भाग में था, पेंजिया महाद्वीप अधिकतर साउथ वाले भाग में था दोस्तों, उस सागर का नाम दिया गया पैंथालासा सागर। पेंजिया महाद्वीप में 3 फोर्स लगने के कारण 2 भागों में बढ़ गया, अंगारा स्थल उत्तर वाला भाग एंड गोंडवाना स्थल दक्षिण वाला भाग। कुछ समय बाद और दोस्तों, हजारों वर्षों बाद फिर से क्या हुआ, अंगारा स्थल 3 भागों में डिवाइड हो गया। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेंजिया महाद्वीप के 2 भाग हुए, उसी प्रकार से अंगारा स्थल 3 भागों में टूट गया दोस्तों। वो 3 भागों का क्या नाम दिया गया, किन कंटिनेंट का निर्माण हुआ? अंगारा लैंड से, अंगारा स्थल से 3 कंटिनेंट का निर्माण हुआ दोस्तों। एक उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट, 1 नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, सेकेंड यूरोप कंटिनेंट, थर्ड एशिया कंटिनेंट। यानी कि अंगारा स्थल 3 भागों में डिवाइड हो गया।
यानी 3 कंटिनेंट का निर्माण हुआ अंगारा स्थल से दोस्तों। एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सेकंड यूरोप महाद्वीप, तीसरा एशिया महाद्वीप। ये अधिकतर उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में पड़ता है, थोड़ा बहुत हिस्सा एशिया महाद्वीप का साउथ वाले में भी आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इसी प्रकार जिस प्रकार से अंगारा स्थल के 3 भाग हो गए, 3 कंटिनेंट का निर्माण हुआ अंगारा स्थल से, इसी प्रकार से दोस्तों गोंडवाना स्थल से भी 4 भाग हो गए। गोंडवाना स्थल 4 भागों में टूट गया। गोंडवाना स्थल दोस्तों कितने भागों में टूट गया? दक्षिण वाला भाग 4 भागों में टूट गया, जिससे 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ दोस्तों। एक साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड अंटार्कटिका महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। गोंडवाना स्थल 4 भागों में टूट गया, 4 स्थलों का निर्माण हुआ, 4 भूखंडों का निर्माण हुआ, जिन्हें महाद्वीपों का नाम दिया गया। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 1, 2 अफ्रीका महाद्वीप, 3 अंटार्कटिका महाद्वीप, 4 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, AUS लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से गोंडवाना स्थल से 4 महाद्वीप का निर्माण हुआ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में इंडिया है, इंडिया अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था उस समय, लेकिन उसमें भी फोर्स लगने के कारण ऊपर की ओर वो खिसक गया और पहुंच गया कहां पर दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया, यानी कि एशिया महाद्वीप में मिल गया। अंगारा लैंड उस समय अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे बेकायदा ऐसा ही लगेगा कि इस प्रकार से इंडिया इस प्रकार से निकला हुआ है इधर से। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा हुआ करता था हमारा इंडिया। आज के टाइम में फोर्स लगने के कारण एशिया महाद्वीप का वो हिस्सा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अंगारा स्थल का निर्माण हुआ पेंजिया महाद्वीप से। दो महाद्वीपों का निर्माण हुआ, अंगारा स्थल, गोंडवाना स्थल। उस समय जो सागर था, तो उस समय सागर को नाम दिया गया था टेथीस सागर। अधिकतर ये स्थल पश्चिम वाले भाग में थे, इधर वाले भाग में, और इधर वाले भाग में ज्यादा अधिकतर वाटर था दोस्तों। उस वाटर का नाम दिया गया टेथीस सागर। टेथीस सागर। अंगारा स्थल और गोंडवाना स्थल का निर्माण हुआ, और जो वाटर था उसका चारों ओर, उस वाटर का नाम दिया गया, उस सागर का नाम दिया गया टेथीस सागर। दोस्तों हुआ क्या, जो आज के टाइम में जो हमारे विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पर्वत है, हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, विशाल हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है दोस्तों, विशाल हिमालय श्रृंखला खड़ी हुई है, वहां पर टेथीस सागर हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ करता था? टेथीस सागर हुआ करता था, जहाँ पर यहाँ पर जो यानी कि उत्तरी पूर्वी वाले भाग में आज के टाइम में जो हिमालय पर्वत है, विशाल हिमालय पर्वत है, वहाँ पर टेथीस सागर हुआ करता था। आपको इतना ही पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इनका अक्षांश, इन पर डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। सर्वप्रथम पेंजिया महाद्वीप था, हजारों करोड़ वर्ष पहले एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा सागर। पेंजिया महाद्वीप में अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार 3 फोर्स लगे, उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। इसीलिए पेंजिया महाद्वीप ऊपर की ओर मूव किया और पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट गया, उत्तरी भाग एंड दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग का नाम दिया गया अंगारा लैंड एंड साउथ वाले भाग का नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। इसी प्रकार से अंगारा लैंड के से 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड के 4 भाग हुए, 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से। साउथ अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण वाला भाग बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड अफ्रीका महाद्वीप। आपको इसमें यही पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया।
रब करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बार बार रिपीट कराने से। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक खड़ी हुई रेखाएं हैं और एक पड़ी हुई रेखाएं हैं। खड़ी हुई रेखाएं हैं यानी कि जो ध्रुवों को दोनों को टच करती हैं रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव को टच करती हैं, यानी कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल को टच करती हैं दोस्तों। उन रेखाओं को नाम दिया गया है देशांतर रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव को टच करती हैं रेखाएं, उन रेखाओं को नाम दिया गया है देशांतर रेखाएं। और जो पूर्व से पश्चिम वाले भाग को टच करती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं, उन रेखाओं को नाम दिया गया है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। दोस्तों जो ये नॉर्थ पोल है NORTHPOLE, नॉर्थ पोल को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, पोल मीन्स होता है ध्रुव। इसी प्रकार से दोस्तों ये दक्षिण वाला भाग है, ये साउथ पोल है SOUTHPOLE, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं वे काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, ये काल्पनिक है, इमेजिनेबल है, यानी कि मान लिया है इन्हें। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड रेखाएं, यानी कि देशांतर रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं रेखाएं। कैसी हैं ये, क्या नाम है इनका, देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके लिए, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं, मिलाती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है यानी कि पूरब, और ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम। जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं वे रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, या आप कह सकते हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची हैं या मान ली गई हैं, इज कॉल्ड देशांतर रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं मान ली गई हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड को इन इंग्लिश में वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से और पश्चिम की ओर खींची गई हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। इन इंग्लिश में भी शब्द आ जाता है, कभी कभी लिख के हिंदी में आता है कंपटीशन में, लेकिन होता हिंदी इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश में आता है वर्टिकल लाइन, VERTICLE लाइन, वर्टिकल लाइन या लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन या वर्टिकल लाइन। देशांतर रेखाओं को दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, HORIGENTLE। इंग्लिश मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, चेक कर लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन। देशांतर रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं, या और लॉन्गिट्यूड लाइन, LONGITUDE, लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड
लाइन। देशांतर रेखाओं को दोस्तों लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन या लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबाई में खड़ी हुई हैं, ओके। और लेटीट्यूड को आप ऐसे याद रखते हैं, लेटी हुई हैं, ये इस प्रकार से पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग से याद रखें, खड़ी हुई है। हॉरिजॉन्टल ऐसे याद रखना, ऐच है, ऐच खड़ा हुआ है, ओके। हमारे ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर मान ली गई हैं, देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर मान ली गई हैं दोस्तों, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इनमें भी दोस्तों सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी, आप नोट डाउन कर लेना, मैं लिखता हूं, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है दोस्तों? तो आंसर आता है हमारा ये, यानी कि विषुवत रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, जो ग्लोब को, हमारे ग्लोब को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्लोब को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा है, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है। नोट डाउन आप कर लेना, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या विषुव, विषुव भी बोलते हैं इसे, विषुव। इन इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन, EQUATAR, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। विषुवत रेखा या विषुव रेखा या इक्वेटर लाइन ग्लोब की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण वाले भाग में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट। अब उत्तरी गोलार्ध में लगभग, उत्तरी गोलार्ध को ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध दोस्तों, एंड विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में मैं इससे रफ कर दूं क्या? चलो इसी में बता दे रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा। उत्तरी गोलार्ध वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो लगभग उत्तरी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोब को, पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, वह विषुवत कहलाएगी। अब उत्तरी गोलार्ध को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों? कर्क रेखा, कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा इज कॉल्ड कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश में कर्क रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में लगभग आधे भागों में डिवाइड करती है वह काल्पनिक रेखा जो साउथ गोलार्ध को लगभग आधे भागों में डिवाइड करती है, लगभग आधा भाग में डिवाइड करती है। वह काल्पनिक रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध को लगभग आधे भागों में डिवाइड करती है दोस्तों, इज कॉल्ड मकर रेखा, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो जो पृथ्वी को लगभग 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा कहलाती है, विषुव कहलाती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, नोट डाउन कर लेना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत या विषुव या इक्वेटर रेखा उत्तरी गोलार्ध को लगभग आधे बराबर भागों में बांटती है, आधे मतलब बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध को लगभग आधे बराबर भागों में बांटती है, मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा किस गोलार्ध में सिचुएटेड है या लॉन्गिट्यूड है, सॉरी किस गोलार्ध में स्थित है मकर रेखा? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, कर्क रेखा मकर रेखा से और क्वेश्चन आते हैं। अब आप खुद नोट डाउन कर लेना, मैं नोट डाउन नहीं करूंगा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है दोस्तों। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? क्वेश्चन लिखें, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को, 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? 21 जून को। समझें दोस्तों, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी? उत्तरी गोलार्ध में होगी। सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी बिल्कुल पड़ेंगी तो गर्मी कहाँ होगी? वहीं होगी। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें बिल्कुल कर्क रेखा वाले एरिया पर सीधी पड़ती हैं तो सबसे भयंकर गर्मी होती है दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, और कर्क रेखा वाले एरिया में सबसे भयंकर टेम्परेचर होता है दोस्तों।
और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब इसके हम अंटी जाएंगे, एक्सेप्शन में जाएंगे इसके। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे भयंकर गर्मी होती है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे भयंकर ठंड पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून के समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है भयंकर। इसी प्रकार से दोस्तों 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, क्वेश्चन आ जाता है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर प्रत्येक 6 महीने बाद, जून के आगे आप चले जाएंगे, छठे महीना दिसंबर का पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, जून के आगे छठा महीना दिसंबर आएगा दोस्तों। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे भयंकर गर्मी होगी, सबसे छोटे रात होंगी, सबसे छोटी रात होंगी। इसके अंटी जाएंगे तो 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे भयंकर सर्दी होगी, दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे बड़ी होंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही। मैं फिर से बता रहा हूँ, कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे भयंकर गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। कर्क रेखा वाले एरिया में सबसे भयंकर गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, मकर रेखा पर सूर्य किरणें कब पड़ती हैं सीधी? 22 दिसंबर को। मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। मकर रेखा वाले एरिया में या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे भयंकर गर्मी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, अब विषुवत एवं यानी कि विषुवत या विषुव रेखा पर सूर्य किरणें कब सीधी पड़ती दोस्तों? आपको यही पता होना चाहिए। विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें पड़ती हैं 21 मार्च MARCH मार्च एंड 23 सितंबर SCPT सितंबर। जी हाँ दोस्तों, मार्च के बाद छठा महीना है। जिस प्रकार से जून के बाद छठा महीना आ रहा है दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में, इसी प्रकार से मार्च के बाद छठे महीना में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि छठा महीना आ रहा है 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को 2 बार सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा पर। जब दोस्तों सूर्य किरणें 21 मार्च बाद 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, उस समय पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बिकॉज ग्लोब के लगभग बीचों बीच वाले भाग में जब सूर्य की सीधे किरणें पड़ेंगी तो प्रकाश आधा आधा बट जाता है, आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिण गोलार्ध में। दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। 21 मार्च बाद 23 सितंबर को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपका रिपीट करा रहा हूँ। 21 मार्च बाद 23 सितंबर को सूर्य किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। या भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 21 मार्च बाद 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून को। जब कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे भयंकर गर्मी होती है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे भयंकर सर्दी होती है। जब मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को, तो मकर रेखा वाले एरिया में और दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में सबसे बड़ा दिन, सबसे भयंकर गर्मी होती है और रात छोटी होती है। और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के समय सबसे भयंकर सर्दी होती है। आप ऑलरेडी जानते हैं दिसंबर के समय हमारा जो भारत उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के समय भयंकर सर्दियाँ पड़ती हैं दोस्तों, आप जानते हैं 22 दिसंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में भयंकर सर्दी पड़ती है और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं वीडियो कितनी लेंथी हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो। अब नेक्स्ट चलेंगे कल फिर से भारत के बारे में चलेंगे, जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक चलेंगे, बेस्ट लेवल तक चलेंगे, टॉप लेवल तक चलेंगे। फिर से भारत के बारे में हम एक बार बता चुके हैं, भारत की स्थिति के बारे में बता चुके हैं, उत्तरी बिंदु दक्षिण बिंदु जो भी बता चुके हैं, लेकिन अब फिर से कम समय में गागर में सागर एक प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। बार बार वीडियो को देखें, अपने नोट्स इस वीडियो के माध्यम से अच्छे खुद बनाएं।
बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स डियर।